नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज का हमारा टॉपिक है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, डाई नाइट्रोजनेस। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन सीरीज का ये अगला टॉपिक, जिसमें डाई नाइट्रोजनेस एंजाइम के बारे में हम पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि कैसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होती है और उसमें इस एंजाइम की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इस एंजाइम की स्ट्रक्चर क्या है, इस एंजाइम के फंक्शन क्या है और ये किन कंडीशंस में ये एंजाइम काम करता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर कई छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, चाहे स्ट्रक्चर पे आए, चाहे फंक्शन पे आए, चाहे लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन एंजाइम प्रोटीन के बारे में पूछा जाए। तो ये सब जो है वो इस टॉपिक के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं इसमें इस एंजाइम के बारे में। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी और इसके प्रॉपर्टी और देन स्ट्रक्चर के बारे में हम समझेंगे। तो हम देखते हैं जब भी हम डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम की बात करते हैं तो ये हमारे दिमाग में आ जाता है कि नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला एंजाइम है, लेकिन वो नाइट्रोजन को फिक्स किन कंडीशन में करता है और कैसे करता है, ये हमें आज इसमें देखना है। तो प्रॉपर्टी और इसकी स्ट्रक्चर में सबसे पहले यदि हम देखें एक पॉइंट, क्योंकि कई बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं कि इसको जो प्योरीफाइड किया गया वर्चुअली, देन वो सभी प्रोकैरियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म में जो बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी इसमें दोनों आ गए, इसमें एरोबिक और एनएरोबिक दोनों टाइप के आ गए। और ये भी ध्यान रहे कि इसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड है। ये भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, अर्थात इनमें भी डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम पाया जाता है। अब यदि इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये देखते हैं कि ये एक मल्टीमेरिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ऐसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो दो अलग अलग साइज के प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला जो है वो है स्मॉल प्रोटीन और दूसरा लार्ज प्रोटीन। जैसा कि इस डायग्राम से यदि हम देखें तो हम यहां देखेंगे कि स्मॉल प्रोटीन तो ये वाला है, इसे हम देख रहे हैं, और लार्ज प्रोटीन जो है वो यहां ये आगे वाला है, ये पूरा पोर्शन जो है वो लार्ज प्रोटीन का है। तो दो मेन पार्ट हैं इसके। अब हम इन दोनों की स्ट्रक्चर को ध्यान से समझेंगे तो हम ये समझ आएंगे कि डाइनाइट्रोजनेज की स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो छोटी और एक बड़ी प्रोटीन की अलग अलग इसमें स्ट्रक्चर है जिससे मिलकर के ये बनता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल प्रोटीन की। ठीक है, और यह प्रोटीन किस नाम से जाना जाता है? आयरन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, Fe प्रोटीन के नाम से। ठीक है, इट इज ए डाइमर, यानी ये डाइमर है। डाइमर का मतलब ये है कि इसमें दो पॉलीपेप्टाइड की सब यूनिट्स होती है, यानी प्रोटीन की दो सब यूनिट होती है और दोनों ही आइडेंटिकल होती है। तो दो आइडेंटिकल सब यूनिट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड से मिलकर के ये बना होता है, इसलिए डाइमर कहते हैं। और मोलिकुलर मास यदि देखते हैं तो हर यूनिट जो होती है वो 24 टू 36 किलो डाल्टन की होती है और इसमें चार जो है वो आयरन के एटम्स रहते हैं और इसको बैलेंस करने के लिए Fe4S4 के नाम से सल्फर भी इसमें होता है। तो ये हम बात कर रहे हैं केवल इस छोटी यूनिट की बात कर रहे हैं जिसे हम Fe प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो पहला तो हो गया छोटी यूनिट, यहां पे आपने देख लिया Fe प्रोटीन। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें अगली इसके पार्ट की तरफ, जो इसका दूसरा पार्ट है वो है लार्ज प्रोटीन। लार्ज प्रोटीन जो है वो इसकी बड़ी स्ट्रक्चर है, दूसरा पार्ट है। इसको कहते हैं मोलिब्लेडनम आयरन प्रोटीन, यानी कि आयरन के साथ में मोलिब्लेडनम भी जुड़ा हुआ है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजनेज एंजाइम में निम्न में से कौन सा उपस्थित है, तो उसमें मोलिब्लेडनम भी देते हैं, जो कि इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में। तो मोलिब्लेडनम जो है वो इसमें पाया जाता है। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं मोलिब्लेडनम नाइट्रोजनेज में कहां से आया, यहाँ पे उपस्थित होता है और वो किसमें है? बड़े पार्ट में, लार्ज प्रोटीन में है, इसीलिए इसका नाम जो है एमओ यानी मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन के नाम से। अब ये एक टेट्रामर है। स्मॉल वाली यूनिट जो थी
वो डाइमर थी, ये है टेट्रामर। टेट्रामर का मतलब ये हुआ कि 4 सब यूनिट है, 4 है। अब कैसे है इसकी अरेंजमेंट देखें, 2 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल सब यूनिट्स, यानी कि 2 युग्म होते हैं जो एक जैसे होते हैं, तो 4 हो गई टेट्रामर, इसलिए इसको कहते हैं टेट्रामर, है ना। और टोटल यदि इसका मोलिकुलर मास देखते हैं तो वो 224 किलो डाल्टन, पूरी पार्ट का पूरा इसका स्ट्रक्चर लार्ज प्रोटीन की बात कर रहे हैं। और इसमें 2 मोलिब्लेडम के एटम होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं आयरन मोलिब्लेडम सल्फर कोफैक्टर के नाम से। ये पूरा एक कोफैक्टर है, तो आयरन के साथ सल्फर है, उसको मैनेज करता है, तो आयरन मोलिब्लेडम सल्फर कोफैक्टर के नाम से। तो अब यहां पे भी ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो किसमें है, लार्ज प्रोटीन की सब यूनिट में है। तो ये जो है वो आयरन मोलिब्लेडम प्रोटीन है और ये इसकी बड़ी यूनिट है। तो डाई नाइट्रोजनेज एंजाइम की छोटी और बड़ी दोनों जो स्ट्रक्चर है उनसे मिलकर के ये एंजाइम बनता है। ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर की बात, जो इंपॉर्टेंट हो गया। तो जो ही हम स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं इसमें, तो अब हम बात करते हैं इसमें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो पूरी इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है और उसमें इस एंजाइम का रोल क्या है, कि कैसे ये डाई नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो यहां भी इक्वेशन से देख सकते हैं कि ये डाई नाइट्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, नाइट्रोजन यौगिक यानी कि अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है ना। अब इसमें यदि हम देखें तो नाइट्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन जो है आयन, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करके साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है। तो वो आगे के चैप्टर में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का क्या रोल है, ये वापिस रिसाइकिल कैसे होती है। साथ ही साथ क्योंकि इसमें एनर्जी भी कंज्यूम हो रही है, तो एनर्जी में एटीपी के रूप में लग रहे हैं और ये 16 एटीपी इसमें कंज्यूम होते हैं और ये एडीपी में कन्वर्ट होता है। तो यहां हम ये देख रहे हैं इस पूरी इक्वेशन में कि एक डाई नाइट्रोजन को फिक्स करने में कितने एटीपी लग रहे हैं, 16 एटीपी लग रहे हैं। और जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन की, तो वहां यदि हम देखते हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में कि 3 ही एटीपी काम आते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन रिडक्शन में 3 एटीपी काम आ रहे हैं और यहां आ रहे हैं 16 एटीपी। तो सीधी सी बात है कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो रिएक्शन है काफी कॉस्टली है ना। तो 16 एटीपी जो है वो यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं। तो यहां हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये स्मॉल यूनिट जो है वो पहले इसमें एटीपी कंज्यूम होते हैं और ये इसको रिड्यूस करता है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, फेरोडक्सिन का हो रहा है। तो फेरोडक्सिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ते हैं कि वहां भी फेरोडक्सिन होता है। आप ध्यान दिया होगा पिछले लेक्चर जो है उसमें पूरा हम डिटेल रूप से समझा रखा है कि जो ही फोटोसिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो सीधा फेरोडक्सिन को जाकर के रिड्यूस करता है। तो फेरोडक्सिन अवेलेबल है, रिड्यूस होता है, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी रोल अदा कर रहा है और ये कहां कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में के साथ साथ फोटोसिंथेसिस दोनों में कर रहा है। तो इसकी रिडक्शन का जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो ये यदि नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये एटीपी काम नहीं आते हैं तो फिर प्लांट इसको दूसरे यूजेस में लेता है, कहीं भी और प्रोड्यूस करने के लिए उसको काम में लेता है। तो आगे यदि देखा जाए कि रिडक्शन जो पोटेंशियल है वो यदि डाउन हो जाता है तो इसको फिक्स करने के लिए 9 एटीपी और चाहिए होते हैं। तो कुल मिला के 16 और 9 25 एटीपी जो होते हैं वो एफिशिएंटली नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। और वहीं यदि हम बराबर देखें तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर तो वहाँ पे 9 एटीपी जाके उसको रिड्यूस करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एटीपी आ कहां से रहे, एटीपी एक्चुअल में आते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से आते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है, एनर्जी का अल्टीमेट एनर्जी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन का उसका अल्टीमेट सोर्स जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। और वो कार्बोहाइड्रेट कहां से आता है, वही होस्ट प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अवेलेबल कराता है। तो ये जो है दोनों प्रोसेस जो है वो आपस में कनेक्टेड है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पे यदि हम देखते हैं कि ये फेरोडक्सिन जो है वो रिड्यूस होता है एनर्जी से, और ये किसको करता है, जो आयरन जो होता है ऑक्सीडाइज होता है उसको ये रिड्यूस कर देता है स्मॉल पार्ट में, जो एफई प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो यहां पे ये रिड्यूस किसको कर रहा है, आयरन को।
तो आयरन जो है वो फेरिक से फेरस में कन्वर्ट हो जाता है, और यही आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है आगे लार्ज यूनिट में। मोलिब्डेनम आयरन जो ऑक्सीडाइज होता है उसको रिड्यूस कर देता है, और वहां से ये होता हुआ डाई नाइट्रोजन के पास चला जाता है, देन वो अमोनिया का निर्माण करता है। साथ ही हम जानते हैं कि हाइड्रोजन भी निकलती है। तो एक इक्वेशन को यदि एनर्जी के हिसाब से देखें तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं, जो एटीपी आ रहे हैं, ये एटीपी प्रोड्यूस होते हैं कार्बोहाइड्रेट के द्वारा आते हैं, और कार्बोहाइड्रेट से ये निकल करके यहाँ पे पहुंचते हैं, और यहाँ एटीपी जो है इसका बड़ा रोल है। अब ये कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई एटीपी किस जगह जाकर के इसमें इनकॉर्पोरेट होते हैं। तो नॉर्मली जो है वो हम देखते हैं कि आयरन प्रोटीन जो होता है वो इसमें इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, जो वहां पे फेरिक टू फेरस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इक्वेशन बड़ी सिंपल सी है, आपने इसको समझ लिया होगा, क्योंकि इसमें डाइनाइट्रोजन और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मिलकर के ये अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो हमने जैसे बात करी कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी के हिसाब से, तो वो हमने देख लिया कि एटीपी जो है वो उसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा फोटोसिंथेसिस से, वो कार्बोहाइड्रेट जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस चलेगा या क्रेब्स साइकिल चलेगा, तो वहां से एनर्जी निकलेगी, और वही एनर्जी एटीपी के रूप में जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आएगी। और कई बार जो रेस्पिरेटरी चेन सिस्टम जो होता है उसमें प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट होता है, उस ग्रेडियंट के थ्रू भी एटीपी जनरेट होते हैं। तो यहाँ ये जो पूरा साइकिल है इसमें दोनों चीजें बता रखी है कि एक तो जहां लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है वहां से कार्बोहाइड्रेट आया, और ये कार्बोहाइड्रेट इस जो बैक्टीरियोइड रीजन है होस्ट प्लांट का, यानी कि जो नोड्यूल है बनी हुई, उस नोड्यूल में बैक्टीरियोइड रीजन के अंदर जो सेल होती है उस सेल के अंदर ये आया, और उस सेल में यहाँ पे बैक्टीरियोइड रीजन में ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कन्वर्ट हुआ, और क्रेब्स साइकिल, इन दोनों के थ्रू ये जो है एनर्जी जो है मॉलिक्यूल क्रिएट होता है। और ये एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी मॉलिक्यूल किसको रिड्यूस कर रहे हैं, इस फेरोडोक्सिन को ऑक्सीडाइज फॉर्म को रिड्यूस करते हैं, और कन्वर्ट किसे करते हैं, फेरोडोक्सिन को रिड्यूस कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं डाइनाइट्रोजनेस एंजाइम को। इसके अलावा जब हम बात कर रहे थे रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेटरी जो चेन सिस्टम होता है, जो हमने पूर्व के जितने भी लेक्चर हैं आप देखना, उसमें आप देखोगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि वहां पर जो पूरी चेन सिस्टम होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वहां भी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू भी एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और ये एटीपी जो है ये भी डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम में आता है। तो इस प्रकार डाइनाइट्रोजन एंजाइम जो है वो उनको कार्बन डाइऑक्साइड जो रिड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस में, उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एटीपी की जरूरत होती है, और ये अंत में यहाँ पर नाइट्रोजन यौगिक अमोनिया के रूप में बना देता है, देन ये ट्रांसपोर्ट कर देता है एमिनो एसिड फॉर्म में, बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत कॉस्टली है ना। तो इस प्रकार ये एनर्जी को आपस में इंटरकनेक्टेड है, कहां से एनर्जी आएगी। तो कुल मिला के फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सारी जो है रिएक्शन जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जब हम डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम की बात करते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन जो है वो जरूर आती है, कि ये एंजाइम ऑक्सीजन के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। यदि ऑक्सीजन उपस्थित होगी तो वहां ये एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो वो एंजाइम के अंदर दो पार्ट है जो हमने बात करी थी, आयरन प्रोटीन और मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। ये तेजी से वो मोलिकुलर ऑक्सीजन जो होगी वो उसको इनएक्टिवेट कर देगी। तो जब इनएक्टिवेट हो जाएगी तो अब ऑप्शन क्या रहा उस ऑर्गेनिज्म के पास नाइट्रोजन फिक्सेशन का, किन कंडीशंस में ये फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। तो हम यहाँ तीन कंडीशंस की बात कर सकते हैं। पहली कंडीशन कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्री लिविंग है, तो वो एनएरोबिक कंडीशन में ग्रो कर रहा हो और वहां नाइट्रोजन फिक्सेशन करता हो, अवायवीय अवस्था हो। और मान लो यदि वो फ्री लिविंग है और अवायवीय कंडीशन में नहीं कर सकता हो, तो उसमें मतलब ऑब्लिगेटरी हो तो फैकल्टेटिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है वो, है ना। उसमें वो ऐसी कंडीशन क्रिएट करे कि उस अवस्था में रह करके नाइट्रोजन को फिक्सेशन करे, पहली अवस्था, यानी कि उसका जो उसका हैबिटेट है वो हैबिटेट वो एक एनएरोबिक कंडीशन में होना चाहिए, तब जाकर के वो उसको फिक्स करेगा नाइट्रोजन को, यानी कि ऑक्सीजन वहां पे नहीं होगी तभी ये एंजाइम काम होगा। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम बात करें तो वो आती है कि एरोबिक कंडीशन है, बैक्टीरिया भी वहां पे फ्री लिविंग रह रहा है और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर रहा है,
वो तब करेगा जब वो वेजिटेटिव सेल एक स्पेसिफिक थिक वॉल्ड सेल में कन्वर्ट हो जाए, मॉडिफाई हो जाए, और उस सेल का आवरण इतना मजबूत हो कि उसके अंदर ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं कर पाती, और वो एंजाइम जो होता है वहां बच जाता है, ऑक्सीजन जो है वो उसको इनएक्टिवेट नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, नोस्टॉक में देखा होगा आपने, एनाबिना में देखा होगा, वहां पर वेजिटेटिव सेल जो काई कोशिका होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हेट्रोसिस्ट में। तो हेट्रोसिस्ट आपने नाम सुना होगा। हेट्रोसिस्ट एक ऐसा कंपार्टमेंट है जो थिक वॉल्ड होता है, 4 लेयर होती है इसके अंदर, और ऑक्सीजन के प्रति वो बिल्कुल अपारगम्य होती है, ऑक्सीजन उसमें नहीं आ सकती। तो वहां पर वो एक ऐसी एनोरोबिक कंडीशन जो है वो बन गई, तो वहां डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि उस हेट्रोसिस्ट में भी रेस्पिरेशन चलता है। रेस्पिरेशन तो होता ही है ना, क्योंकि वो वेजिटेटिव सेल है, वो कन्वर्ट हुई है उसमें, तो रेस्पिरेशन वहां भी होता है। तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो अब यहां पे ये एंजाइम कैसे काम करता है उस हेट्रोसिस्ट के अंदर? उसमें एंजाइम जो काम करेगा वो ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेंटेन करता है, कि बहुत ही लो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन होती है और इतनी ऑक्सीजन आती है कि केवल रेस्पिरेशन में ही काम आ जाती है, एक्स्ट्रा नहीं होती, तो वो एंजाइम बच जाता है। तो वहां पे ये जो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन का, वो सेल मेंटेन करती है, और जिसमें इतनी ही ऑक्सीजन आती है कि वो ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन होता है और जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वही एनर्जी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आती है ना। तो ये बड़ा जो है एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हेट्रोसिस्ट के अंदर वहां पे होता है। अब चूंकि बात यह आ जाती है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो हेट्रोसिस्ट के अंदर हो जाता है, तो हेट्रोसिस्ट में जब फोटोसिस्टम सेकंड होगा तो ऑक्सीजन निकलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हेट्रोसिस्ट में फोटोसिस्टम सेकंड टोटली एब्सेंट होता है, और हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो जल जो है फोटोसिस्टम सेकंड पर टूटता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो वहां पर ऑक्सीजन निकलती। तो फोटोसिस्टम सेकंड कंप्लीटली हेट्रोसिस्ट में नहीं होता, केवल फर्स्ट होता है। और दूसरी बात, वहां पे रुबिस्को एंजाइम भी नहीं होता हेट्रोसिस्ट में, तो रुबिस्को नहीं होता तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन भी नहीं होता। क्लियर? तो हेट्रोसिस्ट को यदि हम पढ़ते हैं तो हेट्रोसिस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसकी स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, ये सब एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको अलग से आपके टॉपिक में होगा, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये उसमें हम समझ जाते हैं। तो फोटोसिस्टम सेकंड नहीं होने से, रुबिस्को नहीं होने से वहां पर ऑक्सीजन नहीं होती, केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है और जिसमें एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो एक बहुत बड़ा एक मॉडिफिकेशन है जो वेजिटेटिव सेल हेट्रोसिस्ट में कन्वर्ट होती है। तो दो तो कंडीशन ये हो गई, पहली हमने बात करी थी कि उसका हैबिटेट कैसा हो, वो एरोबिक में है तो एनारोबिक कंडीशन में वो डेवलप करेगा, रहेगा, उसको क्रिएट करेगा, और दूसरा जो है जिसमें हेट्रोसिस्ट डेवलप हो जाती है। ठीक है। और तीसरी जो है अवस्था जिसमें ऑक्सीजन से बचने के लिए ये डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम जो होता है उसको एक होस्ट प्लांट जो है एक प्रोटीन अवेलेबल करवाता है, वो है लेग हीमोग्लोबिन। ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये लेग हीमोग्लोबिन जो है ये नोड्यूल के अंदर, लेग्यूम प्लांट्स में नोड्यूल के अंदर ये उपस्थित होता है, और ये होस्ट प्लांट इसको बनाता है, और ये ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है कि यदि नोड्यूल के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है तो पहले ये लेग हीमोग्लोबिन उसके साथ रिएक्शन करेगा, वहां तक पहुंचने ही नहीं देगा। कहां तक? डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम तक। इसलिए इसको ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं। और टोटल जो ये बैक्टीरियल रीजन जो होता है होस्ट प्लांट का, जहां नोड्यूल के अंदर, उसकी सेल में टोटल प्रोटीन का 30% पार्ट जो है वो लेग हीमोग्लोबिन जो है उसके द्वारा कवर्ड होता है। तो इस प्रकार नोड्यूल को एक स्पेसिफिक पिंक कलर देता है। तो नोड्यूल पिंक कलर की होती है, जो ही नोड्यूल को हम सरफेस को काटेंगे, एयर के संपर्क में आएगी तो वो गुलाबी रंग देती है। तो ये गुलाबी रंग जो है, ये पिंक कलर जो है, ये लेग हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और इसकी स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो स्ट्रक्चर इसकी जो मेमल्स में ब्लड जो होता है वो ब्लड के हीमोग्लोबिन की तरह सेम स्ट्रक्चर होती है। और इसका काम यह है कि ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है, और बाइंड करके ये उस ऑक्सीजन को एक नियंत्रित अवस्था में उसको रिलीज करता है बैक्टीरियल रीजन के अंदर, ताकि डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम
इसको यह ऑक्सीजन निष्क्रिय नहीं कर सके। तो लेग हीमोग्लोबिन जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। लेग हीमोग्लोबिन पर टिप्पणी लिखिए, इसके कार्य के बारे में बताइए, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट आ सकते हैं इसमें, तो इसका हमको ध्यान रखना है। साथ ही इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो होती है ऑक्सीजन की, उस बैक्टीरियोइड रीजन के अंदर वो भी बनाए रखने का काम जो है ये लेग हीमोग्लोबिन करता है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ऑक्सीजन को ये बाइंड कर लेगा, सारी को बाइंड कर लेगा तो फिर रेस्पिरेशन कहां होगा, नहीं हो पाएगा। तो ये उस इतनी ही ऑक्सीजन जो है उसको अवेलेबल करवाएगा उस सेल को जितना रेस्पिरेशन बराबर चलता रहे। तो वो जो लेवल है इसका उसको बनाए रखने का वो 10 नैनोमिलियन है इसका। तो इसको मेंटेन करने का नाम जो है काम जो है वो लेग हीमोग्लोबिन करता है और ये इस बैक्टीरियोइड की सेल को रेस्पिरेशन के लिए करता है। तो उतना रेस्पिरेशन होगा उसी अकॉर्डिंग एटीपी बनेंगे और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगी। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका डाइनाइट्रोजनेज का। और इसी के साथ आज का ये टॉपिक जो है यहीं समाप्त होता है और आगे जो है वो हम जीएस गोगट साइकिल पे बात करेंगे, क्योंकि अब जो पार्ट आएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन का जिसमें एंजाइम जो है वो डाइनाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में कन्वर्ट करता है। तो अभी तक तो इनिशियल स्ट्रक्चर में हमने देखा था डाइनाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन अब जो है आगे ये अमोनिया नाइट्रोजन यौगिकों में कैसे परिवर्तित होता है, कैसे उसको जीएस और गोगट जो एंजाइम है ये इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इस साइकिल के बारे में आगे चर्चा करेंगे।